दोस्तों, आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम एकांत श्रीवास्तव जी के साथ हैं। एकांत श्रीवास्तव हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ हिंदी कविता जगत में उनका विशिष्ट योगदान अभूतपूर्व रहा है और उस योगदान के लिए उन्हें केदार सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद और बीज से फूल तक, ये 3 काव्य संकलन के प्रकाशित हो चुके हैं। कविता पर वैचारिक गद्य, निबंध, डायरी लेखन, ये सभी उनके विविध रुचि के विषय क्षेत्र हैं। शब्द शरद बिल्लौरी पुरस्कार, केदार सम्मान, दुष्यंत कुमार पुरस्कार, ठाकुर प्रसाद सिंह पुरस्कार और नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं। आज मैं इनकी 5 कविताओं के साथ आप सबके बीच रूबरू हूँ। एकांत श्रीवास्तव जी के बारे में थोड़ी बातचीत हो जानी चाहिए, उनकी कविताओं के विषय में थोड़ी बात होनी चाहिए। एकांत श्रीवास्तव 90वें दशक में उन महत्वपूर्ण कवियों में एक हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में अपने समय के लोक समाज के सुख दुख, हंसी खुशी, करुण, आश्चर्य, चीख चीत्कार, इन सभी भावों को अपनी कविताओं में दर्ज किया है। आधुनिकता के दबाव में ग्रामीण समाज में जो बढ़ रही गरीबी है, भाव की गरीबी, भाव की दरिद्रता, उसको भी उन्होंने बखूबी अपनी कविताओं में जगह दी है। न केवल वे लोक के मानवीय भाव के कवि हैं, बल्कि धीरे धीरे भारतीय समाज में हो रहे तमाम तरह के जो वंचितीकरण जिसको कह सकते हैं, बाजार संस्कृति और इन सब के जो आक्रामक प्रहार होते रहे हैं, उससे अपने को बचाए रखने की जद्दोजहद और उस जद्दोजहद से निकलती भारतीय समाज के उस बहुजन की राजनीति, इनकी कविताओं में ये दर्ज है, ये दर्द उपस्थित है। इनकी कविताएं आधुनिकता के टकराव से छिन्न भिन्न हो रहे मानवीय भावों के जीवंत दस्तावेज के रूप में याद किए जाएंगे। साथियों, पिछले दिनों हिंदी समाज, हिंदी कविता, भारतीय राजसत्ता और उसके विमर्श से गांव, किसान और उसकी चिंताएं धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और एकांत श्रीवास्तव उन गायब होते समूहों को अपनी कविता में स्थान देते हैं, महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनकी कविताओं में समाज में हो रहे जो छोटे छोटे बदलाव हैं, सूक्ष्म परिवर्तन जिसको कहते हैं, उस पर आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या रहती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, दस्तावेजीकरण जिसको हम कहते हैं, और बड़े सहज भाव से मानवीयता को उस पर सब पर स्थापित करते हैं महत्वपूर्ण ढंग से। तो इनकी कविताएं प्रभावी हस्तक्षेप हैं दरअसल मानवीयता को स्थापित करने की। और इनकी कविता संकलनों में डूब एक संकलन है जिसमें जनजातीय समाजों का विस्थापन और उस विस्थापन की पीड़ा को उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, मतलब दस्तावेज के रूप में, जीवंत दस्तावेज के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। एकांत श्रीवास्तव एक समर्थ कवि हैं और उनकी कविताओं में दरअसल वो अपने समय को, समाज को और उसके स्पंदन को कविताओं में लाना बखूबी जानते हैं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारे शोरगुल जो हैं, दरअसल हिंदी काव्य परिदृश्य में जो काव्य विहीन कविताएं हैं या अच्छी कविताओं की जगह जो अब गद्यमयी कविताएं धीरे धीरे स्थान ले रही हैं, जिसे आप रिपोर्ट के रूप में कह सकते हैं, जो एक यात्रा वृतांत के रूप में दिखाई देती है,
साक्षात्कार के रूप में दिखाई देती है। इनकी कविताओं में इस तरह के भी नमूने मौजूद हैं। अब अधिक बात न करते हुए क्या ही बेहतर हो कि हम उनकी उन 5 कविताओं का पाठ करें और उन कविताओं के बहाने हम उनकी रचनाधर्मिता पर भी बातचीत साथ साथ करेंगे। पहली कविता है विरुद्ध कथा। पहले भाव पैदा हुए, फिर शब्द, फिर उन शब्दों को गाने वाले कंठ, फिर उन कंठों को दबाने वाले हाथ। क्रमिक विकास आप क्रम देखिए। पहले सूर्य पैदा हुआ, फिर धरती, फिर उस धरती को बसाने वाले जन और फिर उन जनों को सताने वाला तंत्र। पहले पत्थर पैदा हुए, फिर आग, फिर उस आग को बचाने वाले अलाव, फिर उन अलावों को बचाने वाले बुझाने वाले। पहले पत्थर पैदा हुए, फिर आग, फिर उस आग को बचाने वाले अलाव, फिर उन अलावों को बुझाने वाले इंद्र। जो पैदा हुए मरे नहीं, जो पैदा हुए मरे नहीं, मारने वालों के विरुद्ध खड़े हुए। हम फूल थे, पत्थर बने, कड़े हुए, इस तरह इस धरती पर बड़े हुए। साथियों देखिए, दो विरोधी चेतना का, दो विरोधी शक्तियों का, दो विरोधी ताकतों का परस्पर ये जो जूझ है, संघर्ष है, दरअसल इस संघर्ष के बाद एक नई चेतना का जन्म होता है। और वो पैरेलल नहीं खड़े होते, वो समानांतर नहीं खड़े होते, बल्कि एक दूसरे का साक्षात करते हुए, दरअसल एक दूसरे की ओर मुंह ताकते हुए खड़े होते हैं। तो एकांत श्रीवास्तव भी यही इस कविता में भी ये जाहिर करते हैं, वो बखूबी जाहिर करते हैं कि किस तरह से तब्दीलियां आई, क्रमशः तब्दीलियां आई, और हम ही वो हैं जो फूल थे और फिर पत्थर बनकर, धारदार हथियार बनकर अपने समय और समाज के साथ मौजूद रहे। तो जो मानवीय संभावनाएं थीं, जो कोमलता के भाव थे, सहानुभूति, संवेदना, मानवीयता के भाव थे, वो धीरे 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 घिसते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए किस तरह से अपना रूप और अपना तेवर मिजाज बदल रहे हैं, एकांत श्रीवास्तव की ये कविता ये कहती है। दूसरी कविता है यात्रा। नदियां थी हमारे रास्ते में जिन्हें बार बार पार करना था। नदियां थी हमारे रास्ते में जिन्हें बार बार पार करना था। एक सूर्य था जो डूबता नहीं था, जैसे सोचता हो उसके बाद हमारा क्या होगा। एक जंगल था नवंबर की धूप में नहाया हुआ, कुछ फूल थे हमें जिनके नाम नहीं मालूम थे। एक खेत था धान का, एक खेत था धान का पका, जो धारदार हंसिया के स्पर्श से होता था प्रसन्न। एक नीली चिड़िया थी आंवले की झुकी हुई टहनी से अब उड़ने को तैयार। हम थे बातों की पुरानी पोटलियां खोलते, अपनी भूख और थकान और नींद से लड़ते। धूल थी लगातार उड़ती हुई जो हमारी मुस्कान को ढक नहीं पाई थी। मगर हमारे बाल जरूर पटसन जैसे दिखते थे। ठंड थी पहाड़ों की, ठंड थी पहाड़ों की, हमारी हड्डियों में उतरती हुई। दियाबाती का समय था, जैसे पहाड़ों पर कहीं कहीं टके हों ज्योति पुष्प, जैसे पहाड़ों पर कहीं कहीं टके हों ज्योति पुष्प। एक कच्ची सड़क थी लगातार हमारे साथ दिलासा देती हुई कि तुम ठीक ठीक पहुंच जाओगे घर। ये यात्रा है, फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज करती। तो इस यात्रा में जो साझीदार हुए, जो संगी साथी रहे, जो सहचर रहे, साथ साथ चल रहे थे, फिर वो जीवंत थे या परिवेश के रूप में, पर्यावरण के रूप में, आपके आसपास के रूप में, आपका संसाथ लिए हुए आपके साथ साथ वो यात्रा करते हुए। तो एकांत श्रीवास्तव की कविता नदी, पहाड़, घाटी
और उससे भी बहुत दूर सुदूर उन सभी चीज़ों को रेखांकित चिन्हित करती हुई चलती है। और यह कविता आप खुद जैसे आपको लगता है कि आप भी उस यात्रा में शामिल हैं, और एक यात्रा भीतरी भी है, अंतः यात्रा भी है, जो इस कविता को परिपक्व बनाती है। तीसरी कविता है विस्थापन। मैं बहुत दूर से उड़कर आया पत्ता हूँ, यहाँ के हवाओं में भटकता, यहाँ के समुद्र पहाड़ और वृक्षों के लिए अपरिचित, अजान, अजनबी। जैसे दूर से आती हैं समुद्री हवाएं, दूर से आते हैं प्रवासी पक्षी, सुदूर अरण्य से आती है गंध प्राचीन पुष्प की, मैं दूर से उड़कर आया हुआ पत्ता हूँ। तपा हूँ मैं भी प्रचंड अग्नि में देव भास्कर की, प्रचंड प्रभंजन ने चूमा है मेरा भी ललाट, प्रचंड प्रभंजन ने चूमा है मेरा भी ललाट। जुड़ना चाहता हूँ फिर किसी टहनी से, पाना चाहता हूँ रंग वसंत का ललछाऊं। कुछ देशी शब्द कविता का स्वाद ही एकदम से तीखा मज़ेदार कर देते हैं, कविता को कविता के फ्लेवर को और बढ़ा देते हैं। व्यक्ति का, व्यष्टि का समूह से किस तरह से उस समष्टि में उसका विकास है, और किस तरह वो अपने समूह में रहकर, समूह से जुड़कर, अपने स्रोत से, अपनी जड़ों से जुड़कर व्यक्ति किस तरह से विकास करता है। एकांत श्रीवास्तव की कविता यह भी कहती है कि टूट कर, छिटक कर, दूर जाकर दरअसल व्यक्ति एकांत ही सहता है और पीड़ित रहता है, व्यथित रहता है, और वह चाहता है कि अपने उस समूह के साथ जुड़ जाए, अपने अपनों के साथ जुड़ जाए। नई भूमि, नई वनस्पति को करना चाहता हूँ प्रणाम, मैं दूर से उड़कर आया पत्ता हूँ। साथ ही विस्थापन और दुख है इसमें। विस्थापित होना ऐसे ही बड़ा पीड़ादायक है। कहीं से भी विस्थापन हो, ये दर्द की दास्तान है कि एक बार उजड़कर, उखड़कर, अपनी शाख से बिछड़कर, अपने लोगों से टूटकर, छूटकर, छिटककर व्यक्ति फिर विकास नहीं पाता, कहीं स्थापित नहीं हो पाता, कहीं रोपा नहीं जा सकता, और फिर धीरे धीरे उसका उन्नयन, उसका विकास रुक जाता है और वो भटकता है। ये भटकन जो है, ये उड़कर आया हूँ, दरअसल ये भटकाव है। तो इस भटकन में वो शामिल हो जाता है और फिर अपने स्रोतों को, अपने सोर्स को, अपनी जड़ों को, अपनी शाख को याद करता है। बेहतरीन कविता है। और अगली कविता है वसंत। वसंत आ रहा है जैसे माँ की सूखी छातियों में आ रहा हो दूध। माघ की एक उदास दोपहरी में गेंदे की फूल की हंसी सा बसंत आ रहा है। बसंत का आना तुम्हारी आंखों में धान की सुनहली उजास का फैल जाना है। कांस के फूलों से भरे हमारे सपनों के जंगल में रंगीन चिड़ियों का लौट जाना है। वसंत हंसेगा, वसंत हंसेगा गांव की हर खपरेल पर लौकियों से लदी बेल की तरह, और गोबर से लीपे हमारे घरों की महक बनकर उठेगा। बसंत हंसेगा। बसंत यानी बरसों बाद मिले एक प्यारे दोस्त की धौल हमारी पीठ पर। बसंत यानी एक अदद दाना हर पक्षी की चोंच में दबा, वे इसे ले जाएंगे हमसे भी बहुत पहले। बसंत यानी एक अदद दाना हर पक्षी की चोंच में दबा, वे इसे ले जाएंगे हमसे भी बहुत पहले दुनिया के दूसरे कोने तक। तो ये बसंत आता नहीं है, लाया जाता है, छा जाता है, और इसे लाने की कुव्वत, काबिलियत एक सर्जक में ही हो सकती है, कल्पनाशील दिल दिमाग में हो सकती है, जो रचनाशील है, जो सृजन के दर्द को, छटपटाहट को, बेचैनी को महसूसता है। और इस बसंत के आ जाने से
न केवल संपूर्ण सृष्टि बल्कि व्यक्ति का और पोर पूरा डूब जाता है उस लिबास में, उसकी गंध में, उसकी रंग में, उसकी खुशबू में, पूरी तरह से सराबोर पूरा परिवेश, पूरा माहौल उसको इस कविता में एकांश श्रीवास्तव जी लेकर आते हैं। और एक कविता है लोहा। जंग लगा लोहा पाँव में चुभता है तो मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाता हूँ, लोहे से बचने के लिए नहीं, उसके जंग के संक्रमण से बचने के लिए। मैं जो बचा कर रखना चाहता हूँ उस लोहे को जो मेरे खून में है, उस लोहे को जीने के लिए संसार में रोज लोहा लेना पड़ता है। लोहे का कई अर्थ, कई मायने खुलेंगे कविता में प्याज की परतों से। उस लोहे को जो मेरे खून में है, जीने के लिए संसार में रोज लोहा लेना पड़ता है। एक लोहा रोटी के लिए लेना पड़ता है, दूसरा इज्जत के साथ उसे खाने के लिए, एक लोहा पुरखों के बीज को बचाने के लिए लेना पड़ता है, दूसरा उसे उगाने के लिए। मिट्टी में, हवा में, पानी में, पालक में और खून में। मिट्टी में, हवा में, पानी में, पालक में और खून में जो लोहा है, यही सारा लोहा काम आता है एक दिन। यही सारा लोहा काम आता है एक दिन, फूल जैसी धरती को बचाने के लिए, फूल जैसी धरती को बचाने के लिए। तो लोहा संघर्ष का, ठोस धारदार हंसिए का, विरोध का, सर्जन का और तमाम संभावनाओं का प्रतीक है कि पुरखे पुरनिया से लेकर आज तक, अपनी परंपरा से लेकर इस निरंतरता तक लगातार लोहे का कैसा कैसा उपयोग, सदुपयोग और किस तरह से वो हमारे लिए ज़रूरी है। लोहे के कई मायने, कई परतों में है लोहे के मायने, और ये लोहा कितना ज़रूरी है। अरुण कमल याद आ गए, सारा लोहा उनका अपनी केवल धार। तो लोहा कितना ज़रूरी है इस कविता में हमने इसे देखा। और ये आखिरी कविता नहीं आने के लिए कहकर, बड़ी मार्मिक कविता है ये और इसे मैंने शामिल करना चाहा। नहीं आने के लिए कहकर जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, पवन से, पानी से, पहाड़ से कहूंगा नहीं आऊंगा, दोस्तों से कहूंगा और ऐसे हाथ मिलाऊंगा जैसे आखिरी बार, कविता से कहूंगा विदा और उसका शब्द बन जाऊंगा। कविता से कहूंगा विदा और उसका शब्द बन जाऊंगा, आकाश से कहूंगा और मेघ बन जाऊंगा, तारा टूट कर नहीं जुड़ता मैं जुड़ जाऊंगा, फूल मुरझा कर नहीं खिलता मैं खिल जाऊंगा। हर समय दुखता रहता है यह जो जीवन, हर समय टूटता रहता है यह जो मन, अपने ही मन से, जीवन से, संसार से रूठ कर दूर चला जाऊंगा, नहीं आने के लिए कहकर फिर आ जाऊंगा। ये कविता सतत की है, कंटिन्यूटी की है, कंटिन्यूअस चीज चल रही। वह क्या है जो इस जूते में करता है, यह कील कहाँ से रोज निकल आती है, इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है। तो ये सतत है और इस पीड़ा को जो भोग रहा है उस पीड़ा में आनंद में है, उस पीड़ा को भोगने के आनंद में है। जिसने भोगा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, वह उस मर्म का बखान कर नहीं सकता, वह सृजन में रत नहीं हो सकता, क्योंकि यातना रचनात्मक बनाती है। और एकांश श्रीवास्तव जी की कविता बहुत कुछ कहती है कि वायदों की कहकर और फिर वापस लौट कर आने की, कि मेरी भी इच्छा जुड़े रहने की है, कट कर छिटक कर जाने की नहीं है। कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हर कहीं जहाँ जहाँ उसे होना होता है वह वहाँ थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा बच जाता है। और इस तरह से बची रहेंगी ये कविताएं, बची रहेगी मानवीयता और बचा रहेगा बहुत सारा सृजन का सुख। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यही बात खत्म करते हैं। शुक्रिया।